गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के टॉपिक दीतांत पर संकट और नया शीत युद्ध के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हमने पूर्व के वीडियो में शीत युद्ध, उसके प्रभाव, उसके कारण और फिर हमने दीतांत यानी तनाव शैथिल्यता के बारे में आपसे चर्चा की थी। मगर इसी दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिससे कि दीतांत पर संकट आता है और ऐसा प्रतीत होता है कि एक नया शीत युद्ध प्रारंभ होने की कगार पर है। 1979 में से दीतांत पर संकट के बादल मंडराने लगे। दीतांत भावना को ऐसे झटके लगे कि दीतांत की प्रक्रिया ऐसे लगी जैसे क्षतिग्रस्त दिखाई देने लगी। नाटो शक्तिशाली बनाए जाने लगा। शस्त्रों की होड़ पुनः प्रारंभ हुई तीव्र गति से और टकराव के विविध केंद्र पुनः उभरने लगे। यदि पुर्तगाल, अंगोला, क्यूबा, अफगानिस्तान, निशस्त्रीकरण वार्ता आदि घटनाओं को लिया जाए तो सहज में ही कहा जा सकता है कि अभी शीत युद्ध को पूर्णतया दफनाया नहीं जा सका, यानी शीत युद्ध पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, दीतांत आया नहीं है। 1975 में पुर्तगाल में एक बार पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न आ गई कि सोवियत संघ समर्थित जो पुर्तगाली कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सैनिक अधिकारियों के साथ अपनी सांठगांठ द्वारा व्यापक बहुमत वाले जो समाजवादी दल को दरकिनार कर देश की सत्ता पर कब्जा करने लगे थे। ऐसे ही अंगोला का गृह युद्ध था 1975 से 76, जिसके अंदर सोवियत संघ और क्यूबा ने राष्ट्रवादी MLA का साथ दिया, अमेरिका ने साथ दिया FMLA का और यूनाइटेड कबाइली टुकड़ों का। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के बीच में यहाँ भी संकट उत्पन्न हो जाता है। अंगोला की समस्या नहीं अपितु इथोपिया है, सोमालिया है में भी संघर्ष और जायरे में रूस और क्यूबा के हस्तक्षेप ने तथा हिंद महासागर में डियागो गार्सिया जो नौसैनिक अड्डा था अमेरिका की स्थापना ने दीतांत को बहुत ही गंभीर झटका दिया। मई 1978 में वाशिंगटन में हुए नाटो शिखर सम्मेलन की वाणी शीत युद्ध की याद ताज़ा कर देती है। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने तो ये स्पष्ट तौर से नाटो की शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। ऐसे ही 1977 के मध्य क्यूबा में सोवियत संघ के सैनिकों की उपस्थिति को लेकर अमेरिका और क्यूबा के बीच गंभीर तनातनी हो गई। राष्ट्रपति कार्टर ने कैरिबियन में एक टास्क फोर्स तैनात कर दी घोषणा की और क्यूबा में सोवियत सेनाओं की ठीक ठाक संख्या पता लगाने के लिए अमेरिकी उपग्रह को पुनर्गठित किया गया। कार्टर की ऐसी घोषणा से क्यूबा और अमेरिका के बीच में 1962 जैसे गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में एक क्रांति हो गई जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति अमीन का तख्ता पलट गया और बरबाक करमाल अपने नए अफगान राष्ट्रपति बने। अफगानिस्तान के सत्ता परिवर्तन में सोवियत संघ की भूमिका थी और सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद करमाल संकट ने सोवियत संघ में सैनिक स्थायित्व मांगी। इससे भी अब दोनों शीत युद्ध में उग्रता आती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सोवियत खतरे का मुकाबला करने के लिए काफ़ी डॉलर यानी करीब $20 करोड़ के हथियार देने की घोषणा की। अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर ने अमेरिकी कांग्रेस में साल्ट सेकंड पर बहस को रुकवा दिया और उन्होंने सोवियत संघ को अनाज देने तथा आधुनिक तकनीकी जानकारी देने फैसले को बदल दिया। जुलाई 1980 में उस समय मिला जब मॉस्को में आयोजित ओलंपिक खेलों का अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों द्वारा वास्तविक रूप से बहिष्कार किया गया। डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक ने लिखते हैं कि अफगान संकट ने एक नए शीत युद्ध को जन्म दे दिया। दोनों महाशक्तियों के बीच चल रही शस्त्र परिसीमन
वार्ता यानी साल्ट सेकंड वार्ता भंग हो गई। पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ पर अनेक आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। अमेरिका ने खाड़ी के देशों, हिंद महासागर तथा पाकिस्तान में अपनी सैनिक उपस्थिति को बढ़ाना शुरू कर दिया। तीव्रगामी सेना के हमले से तैयार कार्यक्रम में तेजी आई। यूरोपीय सरकारें अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए आधुनिक जो परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को नए पैमाने पर लगवाने के लिए अधीर हो उठे। इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेजनेव को अपने क्रोधपूर्ण संदेश में चेतावनी दी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा शांति का सर्वाधिक उल्लंघन हुआ है और इस मामले में अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता। अफगानिस्तान में सोवियत सेना के प्रवेश को उचित ठहराते हुए ब्रेजनेव ने पश्चिमी देशों की चेतावनी दी कि वे अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा सोवियत संघ से हस्तक्षेपवादी देशों की खबर लेने में नहीं चूकेगा। इस प्रकार से कहना पड़ेगा कि दोनों महाशक्तियों ने धैर्य और संयम से अगर काम नहीं ले तो इनमें प्रत्यक्ष युद्ध उत्पन्न हो सकता था। दोनों ने ईरान इराक युद्ध में भी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। करीबन 40 देशों के जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन में मतभेदों के बावजूद भी दोनों देशों में संवाद जारी रहा। इस तरह दोनों पक्षों के बीच युद्ध की संभावनाएं समाप्त हो चुकी थी, फिर भी तनाव व्याप्त था। तो इस प्रकार से एक नया इस द्वितांत पे संकट उत्पन्न होता है और इस संकट ने अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक व्यवस्था पर द्वितांत व्यवहार के प्रभाव, बहुत सारे प्रभाव पड़े, जिसमें पहला प्रभाव पड़ता है कि महाशक्तियों के मध्य सहयोग और महत्वपूर्ण संबंधों का विकास हुआ। यूरोपीय महाद्वीप अब विभाजित नहीं लगता। तीसरे महायुद्ध के भय से मुक्ति मिली। परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के लिए दोनों महाशक्तियों ने प्रयास किया। गुटबंदी में लिप्त राष्ट्रों के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर शालीन व्यवहार की प्रवृत्ति अपनाई गई। कूटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा। द्वितांत यथास्थितिवाद की समर्थक धारणा है और महाशक्तियों के आचरण में विनय और सद्भाव के लक्षण दिखाई देने लगे। सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अभ्युदय होता है। इस पर से हम निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि द्वितांत के कारण शीत युद्ध ठंडे सहअस्तित्व का रूप धारण कर चुका था और वह अब लावा नहीं उगलता था। द्वितांत संबंधों के विकसित होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संतुलतापूर्ण युद्धरत स्थिति का अंत हुआ। रचनात्मक पुनर्निर्माण और सहयोग के नूतन युग का सूत्रपात हुआ। द्वितांत की उभरती हुई प्रवृत्तियों के कारण विश्व युद्ध के संभाव्य कारणों का अंत होने लगा और महाशक्तियों के नागरिक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आशान्वित हुए। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में सहयोग की वृद्धि हुई। सैनिक भिड़ंत और आणविक युद्ध के खतरे कम होने लगे। द्वितांत की आलोचना करते हुए चीनी नेताओं का अभिमत था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दो महाशक्तियों के सह स्वामित्व का प्रतीक है। द्वितांत विश्वव्यापी नहीं है, केवल विशिष्ट है। दोनों महाशक्तियों के बीच यूरोप के संबंध में समझौता होने के बाद शेष विश्व तथा विश्व को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने के प्रयत्न किए जाएंगे और वे अपना क्षेत्र बांटने लगेंगे। धन्यवाद।